दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल हमारे समाज में इस वक्त उठ गया है, जातिवार जनगणना का। इसको बिहार सरकार के जातिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों ने और ज्यादा तवज्जो इसको दी है। इस पर चर्चा होने लगी है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोग अपनी बात कह रहे हैं। ये आंकड़े जो आए हैं बिहार सरकार के, वो मेरे लिए आश्चर्य या हैरत का विषय नहीं है, क्योंकि मैं बिहार में करीब 8 साल नवभारत टाइम्स जैसे बड़े अखबार के पत्रकार के तौर पे काम कर चुका हूं और समाज के अनेक हिस्सों में, अनेक क्षेत्रों में जाने का मुझे मौका मिला है। मैं इन आंकड़ों से बिल्कुल चकित नहीं हूं, लेकिन जो देश का भद्र लोक है, यानी समाज के दूसरे जो क्षेत्र हैं, यानी बिहार से बाहर के, वहां पर काफी हैरत में लोग हैं कि अरे ये ऐसा आंकड़ा। कई लोग मुझसे कहते मिले, और जो बहुत लिबरल हैं, बहुत ही लिबरल लोग, कि क्या बिहार में ओबीसी की आबादी, हम लोग तो 40% सोच रहे थे, 38% सोच रहे थे, 42% सोच रहे थे, ये 63, ये क्या है भाई? इतना ज्यादा आबादी कैसे हो गई? और अपर कास्ट की सिर्फ 15% है, 15.5 या समथिंग लाइक। लेकिन दोस्तों, अगर आप उसमें से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो अपर स्टेटा के लोग हैं उनको अगर आप माइनस कर दीजिए तो वो और कम हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के बड़े क्षेत्रों में, बड़े हिस्सों में दूसरे किसी क्षेत्र के बारे में वाकई जानकारी नहीं है। अब आप बताइए कि क्या जानकारी होना गुनाह है? क्या सूचना या तथ्यों का, आंकड़ों का सामने आना कुछ गलत है इसमें? मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सत्ता संरचना सभी डेटा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो डेटा तो सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातिवार अगर जनगणना शुरू कर दी जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, जो 1931 के बाद कभी नहीं हुई, ब्रिटिश पीरियड में हुई थी, तो देश में जातिवाद फैल जाएगा। तो भाई 1947 से लेकर अब तक जातिवार जनगणना तो कभी नहीं की गई, तो क्या जातिवाद हमारे समाज का खत्म हो गया? क्या भारत जाति निरपेक्ष मुल्क बन गया? क्या जातियों का विनाश हो गया? क्या जातियों का कोई रिलेवेंस नहीं रहा? क्या विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की जो लिस्ट है उसमें सभी जातियों के विद्वान लोग शामिल हो गए? सरकारी नौकरियों में आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, इन सभी महकमों में, सभी क्षेत्रों में, सभी संवर्गों में क्या समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न संवर्गों, विभिन्न जातियों, उपजातियों के लोगों का क्या बराबर हिस्सा, या अगर बराबर नहीं तो कम से कम एक उसमें संतुलन दिखाई देता है? क्या भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का, क्या उसमें हर वर्ग के लोगों की नुमाइंदगी है, हिस्सेदारी है? अगर नहीं है तो इसका मतलब कि जातिवार जनगणना जो भारत में 1947 के बाद नहीं की गई, उसका जातियों के उभार में, जातिवाद बढ़ने के लिए उसका कोई रोल नहीं है। जातिवार जनगणना अगर हुई होती तो शायद वो ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होता जातियों को, जातिवाद खत्म करने में या जातियों के बीच भेदभाव को खत्म करने में। लेकिन ये बात सीधे कोई कह नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी इससे भी बड़ा एक सवाल उठा रहे हैं, जो विपक्ष के प्रमुख नेता इस समय देश में बन गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए, और ये बात देश के बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि जातिवार जनगणना जरूरी है। और दोस्तों, बहुत सारे समाजशास्त्री इस देश के, सतीश देशपांडे से लेकर के और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, अनेक लोगों से मैंने समय समय पर बात की है इस बारे में। इन सभी लोगों का कहना है कि भारत में अगर जातिवार जनगणना होती है तो ये राष्ट्र
पूरे देश के हित में होगा, क्योंकि देश का विकास अगर कहीं थमा हुआ है, रुका हुआ है, सबसे अगर देश में उत्पीड़ित जो समाज हैं, अगर पिछड़े सबसे हैं देश में, तो वही हैं हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे ओबीसी के बड़ा हिस्सा जो कहलाता है अति पिछड़ा। तो देश की तरक्की जो है, अगर देश समृद्ध देश नहीं बन पा रहा है, हम जीडीपी की बात करते हैं लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करते हैं, हम प्रति व्यक्ति भूमि की बात नहीं करते हैं, हम कुछ इसके बारे में नहीं सोचते, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात नहीं करते हैं, हम हंगर इंडेक्स को रिफ्यूट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम तो ऐसी स्थिति नहीं है। भाई, जिस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को भोजन सरकार दे रही हो, अनाज दावा करती है सरकार कि 80 करोड़ लोगों को देते हैं, तो इसका मतलब कि इस देश में अपने बल पर भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं लोग। और क्या दे रही है? चावल दाल वगैरह। तो पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो जाहिर है ये हंगर इंडेक्स में भारत पीछे जाएगा। लोग चावल और नमक खा रहे हैं बहुत सारे इलाकों में, आप जाकर देखिए, मैं तो गांव का हूं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत को समृद्ध, खुशहाल और एक सुंदर देश बनाना है, तो इस समाज के जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी समृद्धि जरूरी है। उनको एक हद तक बेहतर बनाना, उनका सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसको बढ़ाना जरूरी है। और जाति जनगणना के बगैर यह संभव नहीं है। यानी जाति के आंकड़े जब तक नहीं आते कि किन समाजों में सबसे अधिक पिछड़ापन है, कौन वे लोग हैं, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा योजनाओं में, वो बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने ये जो मसला है इसको अच्छी तरह समझ लिया है। जो कांग्रेस पार्टी कभी भी इस प्रश्न पर बहुत साफ नहीं थी। 2011 में जब जनगणना की जा रही थी देश की, उस समय बहुत सारे लोगों ने, यूपीए के अंदर के लोगों ने भी मांग की कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। 2011 की जनगणना जातिवार जनगणना नहीं थी। उसके बाद में जातिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। 4-1 हजार रुपया खर्च किया गया सरकार द्वारा उस समय, लेकिन वो बेकार साबित हुआ क्योंकि कोई उसके आंकड़े सामने नहीं आए, पब्लिक नहीं किया गया। न तो यूपीए सरकार की तरफ से हो पाया, न तो एनडीए सरकार की तरफ से हो पाया बाद में। और अब तो इतने साल से सरकार है मोदी जी की, इस कार्यकाल में भी नहीं हुआ पब्लिक आंकड़ा वो सर्वे का। हालांकि वो याद रखिएगा, वो जनगणना नहीं थी, वो भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संवैधानिक रूप से जिसको कि एक अधिकार प्राप्त है जनगणना कराने का, वो नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भारत में अगली जनगणना जब भी हो, निश्चित रूप से उसको जातिवार जनगणना के रूप में होना चाहिए। और राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का ये एजेंडा है कि हम जब भी अगर हमारी सरकार आती है तो जातिवार जनगणना हम कराएंगे। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात 9 अक्टूबर को करी। उन्होंने कहा कि मीडिया, मतलब असल में क्या है मैं आपको बता दूं कि मीडिया जो अपने देश का है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया और खासकर उसमें भी टीवी चैनल्स, ये जातिवार जनगणना का नाम देखकर ही एकदम चौंक जाते हैं। लगता है कि बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, कुछ भारत का जैसे लगता है विध्वंस हो जाएगा, जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन पोल खोल दी राहुल गांधी ने। हम लोग जब ये बात कहते थे तो कोई यकीन नहीं करता था। रॉबिन जेफरी कहते थे, बहुत बड़े समाजशास्त्री, पॉलिटिकल साइंटिस्ट दुनिया के आते थे भारत, लिखते थे, अभी भी आते हैं, तो उनकी बात पर भी किसी ने उतनी तवज्जो नहीं दी। बीएन उनियाल जैसा बड़ा पत्रकार, पायनियर का, उसने भी ये सवाल उठाया, किसी ने नहीं। योगेंद्र यादव से लेकर के अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार की एक सर्वे आया, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि बहुत सारे संपादकों ने उस पर आग उगलना शुरू किया। न्यूज लॉन्ड्री का सर्वे आया, उस पर भी कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि फालतू सर्वे है। इन सब ने बताया कि भारतीय मीडिया में अपर कास्ट डोमिनेशन एक्सट्रीम है और दलित, आदिवासी और ओबीसी कम्युनिटी के जो पत्रकार हैं वो बिल्कुल नहीं हैं, या अगर हैं तो उनकी उपस्थिति, उनकी संख्या बेहद कम है। और संपादक या निर्णय के जो अधिकार जिनको प्राप्त हैं अखबारों में या चैनलों में, वे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जिस मुल्क में यह स्थिति हो, वहां पर यह सवाल राहुल गांधी जैसे नेता का उठाना, कांग्रेस पार्टी के नेता का उठाना अनप्रेसिडेंटेड। और उन्होंने कहा इस हॉल में बैठे लोगों को 9 अक्टूबर को कि आप लोगों यहां जो बैठे हैं उसमें एससी कितने हैं।
एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। पता चला कि जितने पत्रकार हैं जो लिखते हैं और बोलते हैं उनमें कोई ना एससी था, ना एसटी था और ना तो ओबीसी था, सिर्फ एक कैमरामैन ओबीसी था। तो ये स्थिति इस देश के मीडिया की है। लेकिन अपने देश के मीडिया के स्वनाम धन्य जो चेहरे हैं वो ऐसी स्थिति पर, इस वस्तुस्थिति पर खामोश इतने वर्षों से। वे अपने को डेमोक्रेट कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, लिबरल कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन राष्ट्र की इस समस्या पर बिल्कुल खामोश। राहुल गांधी ने उसे उभार दिया है, उसे उठा दिया है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक महत्व का वक्तव्य है और अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को निस्संदेह इस पर विचार करना चाहिए कि भारत में चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, अगर इतना भारी असंतुलन है डिस्पाइट ऑफ रिजर्वेशन, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अगर इतनी विषमता है, तो जातिवार जनगणना अगर वो नहीं कराती सरकार, तो आखिर वो आगे एक्ट कैसे करेगी, योजनाएं कैसे चलाएगी। अब रोहिणी कमीशन की बात बहुत लोग कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना को काउंटर करने के लिए बीजेपी की सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सामने रख देगी। अरे भाई, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद आप कैसे कोई उसको एग्जीक्यूट करेंगे? आपके पास आंकड़े नहीं है कि अति पिछड़े कितने हैं। आप श्रेणी बना दिया ओबीसी की कि ये श्रेणी, ये कैटेगरी, लेकिन उस कैटेगरी में कितने लोग हैं ये आपको पता कैसे चलेगा जब आप जनगणना नहीं कराएंगे? इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि 2024 के चुनाव में जातिवार जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और बीजेपी को मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर होगा अगर बीजेपी वाकई समझती है कि वो इन समाज के इन वर्गों 63% आबादी जिनकी है उन सबको, और इसके अलावा एससी एसटी अगर सब मिला दिया जाए तो 80% से ऊपर हो जाते हैं। 80% से ऊपर इतनी बड़ी आबादी को कैसे बीजेपी इग्नोर कर सकती है? उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और जातिवार जनगणना के बारे में अपने कमिटमेंट को तत्काल दर्ज करना चाहिए। वो बार बार जातिवार जनगणना के आंकड़े को सामने लाने या जनगणना कराने से इनकार करती आ रही है, लेकिन उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए और अपनी बात को बदलना चाहिए, अपने स्टैंड को बदलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आज की जरूरत है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आपसे फिर एक अपील कि मेरे चैनल को उर्मिलेश लाइव को जरूर देखें और इसको शेयर करें। जितने आपके दोस्त हैं सबको शेयर करें और जो उसमें एक आइकन बटन है बेल का, उस बेल के बटन को, घंटी को दबाएं और उससे आपको और हमको एक दूसरे से जुड़ने का, संवाद करने का मौका मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।